नमस्कार, चुनौतियों पर चिंतन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कांग्रेस हार से निराश होने के बाद चिंतन करने जा रही है। राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में कांग्रेस का महाचिंतन शिविर कल से शुरू होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस भविष्य की रणनीति पर विचार करेगी, चिंतन करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चिंतन से कांग्रेस का भला होगा, क्योंकि मौजूदा हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। और कांग्रेस के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महासचिव, संगठन महासचिव अविनाश पांडे साहब। अविनाश पांडे साहब कांग्रेस के संगठन को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, संगठन के लोगों में से हैं जो पार्टी को बेहतर तरीके से समझते हैं, चुनावी रणनीति को समझते हैं। और वो आज शाम उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं दिल्ली से राहुल गांधी जी के साथ और जो और बड़े नेता हैं उनके साथ। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए और देश की राजनीति, खासतौर से विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या चिंतन हो रहा है इसमें? पहले आपसे मैं वो जानना चाहता हूँ, क्या एजेंडा है आपका? विजय जी, ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में जो रखा गया है, विशेष रूप से पिछले दिनों और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में जिस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक वातावरण एक प्रकार से एक चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसे अवसर पर कांग्रेस अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए बेहतर तरीके से, ज़्यादा मजबूती के साथ और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत संगठन और सोच के साथ में ये विचार करेगी कि आने वाले समय में हमको कैसे 2024 की चुनौती के लिए तैयार रहना है जी। और इन्हीं विषयों को लेकर 6 अलग अलग विषय हैं जिसके ऊपर में चर्चा होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा, अवलोकन होगा और कमेटियों के माध्यम से। और यही इसका विशेष स्वरूप है कि बहुत ही गंभीरता के साथ में आने वाले दिनों में किस प्रकार से आज की वर्तमान जो भी चुनौतियां हैं उनका कांग्रेस सामना कर सकती है, मुकाबला कर सके। जी सर, पिछली बार के देखें इतिहास में तो 3 महत्वपूर्ण जो रिसेंट हिस्ट्री है कांग्रेस की, उसमें 3 बड़े चिंतन शिविर हुए। 1998 का जो शिविर है पचमढ़ी का, फिर 2003 का शिमला का और 2013 में जयपुर में, उसके बाद 2022 है। हर चिंतन शिविर में एक नई तरीके की रणनीति, एक नई तरीके की ब्रांडिंग पर कोशिश की गई। मुझे याद आ रहा है 2013 जो सबसे आखिर में जो पिछला हुआ करीब 10 साल पहले जयपुर में चिंतन शिविर, उसमें राहुल गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि वो कांग्रेस का भविष्य सुधार सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2013 से 2022 तक इन 9 साल में 2.5 कोस भी चल पाई है कांग्रेस? विजय जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि कांग्रेस अभी से नहीं, लेकिन अगर उसके 137 वर्षों का अगर इतिहास आप देखें तो जब जब भी देश की राजनीतिक या सामाजिक कोई भी समस्या आई है, चाहे आज़ादी का संग्राम हो, समय समय पर कांग्रेस पर यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर देश की आवाज़ पर, देश के लिए कांग्रेस ने हमेशा चिंतन और मंथन करते आए हैं। आपने 13 से 22 का जिक्र किया। मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में बहुत से बदलाव आए हैं। एक राजनीति के संगठन के रूप में अगर आप देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी रहना चाहती है जी। और अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहती है। और स्वाभाविक है कि 13 की कल्पना, 13 का विषय अलग था 2013 का, और आज 2022 में जब इसकी आवश्यकता कांग्रेस को महसूस हुई कि कांग्रेस को अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह और बेहतर तरीके से करना होगा, और इसके आवश्यक है कि कहाँ पर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसके लिए आत्मचिंतन, आत्मावलोकन और मंथन आवश्यक है। और इसको लेकर CWC ने यह निर्णय लिया कि 3 दिन के चिंतन शिविर में सभी परिप्रेक्ष्य में, सभी विषयों को लेकर, ना ही सिर्फ 2024 का चुनाव, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था, देश में बेरोजगारी, देश में एक भाईचारे का वातावरण जिस प्रकार से गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और ताकि आने वाले भविष्य में हर व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि वो असुरक्षित महसूस होगा जी सर। तो ऐसे अवसर पर इन सभी विषयों को लेकर चिंतन करना आवश्यक है। 2 चीज़ें आपने कहा जो बहुत विस्तार से आपने चर्चा की। मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। क्या इस चिंतन शिविर का एक फोकस कांग्रेस की रीब्रांडिंग है? पहली बात।
और दूसरी बात, क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर या कांग्रेस के अम्ब्रेला में सारी विपक्षी पार्टियां आ पाए, इसकी स्ट्रेटेजी पर विचार कर रही है? मैं इसको रीब्रांडिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि जो संकल्प कांग्रेस ने लिखा है, एक नव संकल्प के साथ में, जी, एक नव संकल्प के लिए एक नई प्रेरणा, नए ऊर्जा और जोश के साथ में जी। हमारे जितने भी इन विषय हैं, इन सभी लोगों को लेकर हम लोगों को सुनियोजित तरीके से, जहां पर कि संगठन का सशक्तिकरण ये सबसे एक मजबूत इसका पहलू है कि एक मजबूत संगठन जब तक के नहीं होगा तब तक के कांग्रेस के विचारों को या आने वाली इन सभी चुनौतियों को अगर हमें मुकाबला करना है तो आवश्यक होगा एक मजबूत संगठन का। और उसके चलते हुए हमारे सदस्यता अभियान से लेकर और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आगे की हमारा रोड मैप क्या होगा, इन सभी चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए इन सभी विषयों को लेकर ये चिंतन शिविर रखा गया है। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी ब्रांडिंग के लिए किया गया है। कांग्रेस की ब्रांडिंग मैं समझता हूँ आज भी देशव्यापी तरीके से काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस का नेतृत्व के ऊपर में का पूरा आत्मविश्वास हम सब लोगों को ऊपर है, उनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। लेकिन इसको कैसे हम बेहतर तरीके से, जो बदली हुई आज की वातावरण है जहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी या सड़क, शिक्षा ये आज प्राधान्यता नहीं रह के सिर्फ मात्र धर्मांधता के आधार पर चुनाव जीतने के दौरान लोगों को भावनात्मक मुद्दों पर ले जाकर सिर्फ चुनाव जीतना, ये एक दौर जो चला हुआ है, उसके चलते हुए जो भौतिक मुद्दे हैं आज देश के सामने, उन मुद्दों की तरफ लोगों का विश्वास, लोगों का ध्यान आकर्षण करते हुए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को किस प्रकार से हम उज्जवल बना सकते हैं जी, किस प्रकार से हम मजबूत बना सकते हैं, उन सब विषयों को लेकर ये एक प्रयास है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा हिस्सा ये बन गया है कि चुनाव जीतना है हर हाल में। लेकिन आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का करियर, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य भी हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव जीतने से जुड़ा रहता है। आज देश में सबसे बड़ी पार्टी वो होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा राज्य सरकारें हों, जिसकी केंद्र में सरकार हो, एमपीज़ हों, एमएलएज़ हों। अगर वो नहीं है तो वो पार्टी बड़ी पार्टी नहीं होती। कांग्रेस के पास बड़े कार्यकर्ता होंगे, लेकिन आज कांग्रेस की वॉइस कमज़ोर हो गई है, ऐसा लगता है। तो ये कहना कि कांग्रेस केवल चुनाव नहीं जीतना चाहती, 415 से 54 पर पहुंच जाना, ये चिंता का विषय नहीं है? या आप चाहते हैं कि बस अविनाश पांडे जी जैसे लोग जो हैं वो सुधार की चिंता करते रहें, देश की चिंता करते रहें? सर, पहले तो घर की चिंता करनी पड़ेगी ना। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस की स्थिति वाकई में चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। पिछले दिनों जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए वो भी मैं समझता हूं कि निराशाजनक रहे जी। और यही सब कारण है कि जब तक कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं होगा और अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, अगर उन विचारधाराओं से मुकाबला करना है जिनका विश्वास सिर्फ देश को एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को बहकाना है या जाति धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना है, तो अगर इनसे मुकाबला करना होगा तो इस चुनौती को हम आसानी से या किसी हल्के में ना लेते हुए, जैसा आपने कहा, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर में कि जो कारण है, मैंने कहा कि आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने के लिए ये शिविर आयोजित किया गया है। और स्वाभाविक है कि जो इस बात पे, जिस मुद्दे पर आप कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ को लेकर गंभीरता से किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना होगा, इन्हीं सब मसलों को लेकर, ताकि आने वाले समय में चुनावी रणनीति में भी हम सफल हो सकें और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के लिए जो एक भूमिका हमेशा से कांग्रेस निभाती आई है, उस पर मजबूती के साथ में जो बात कहें वो लोग उसको समझ सकें। और स्वाभाविक है कि हमारी सोच, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रोग्राम को अगर सही रूप में लोगों तक पहुंचाना है, और जिस प्रकार से आज देश का नैरेटिव मात्र एक कुछ न कुछ भावनात्मक मुद्दों पर, चाहे धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, या बुलडोज़र के नाम पर, या मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को विभाजित किया जा रहा है, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उसमें आज वो सफल हैं। लेकिन क्या इस प्रकार की रणनीति और इस प्रकार के चुनाव जीतने से देश का भला हुआ है? तो अगर हम पलट के देखें तो पिछले 8 वर्षों का कार्यकाल अपने आप में बताया जाएगा कि जिस प्रकार से, जिस दिन लोगों का भ्रम टूटेगा और जिस प्रकार से एक नैरेटिव तैयार किया गया है, जिस प्रकार से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, इस परसेप्शन को अगर हमको लोगों को इसका सही
रूप दिखाना है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि हमको स्वयं को उसके लिए और ज़्यादा मजबूत करना आवश्यक है। और उसी चीज़ को गंभीरता से इस चीज़ को समझते हुए ये जो चिंतन का जो 3 दिन का चिंतन जो रखा हुआ है, जहाँ पे देश का पूरा शीर्ष नेतृत्व एकत्र हो रहा है और विभिन्न विषयों को लेकर किस प्रकार से हमको आगे में संगठन की भूमिका क्या होगी, कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी, हमारे सोच क्या होंगे और अलग अलग विषयों पे हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, इन सभी लोगों को निर्धारित करने के लिए चिंतन शिविर एक बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म की राजनीति और ये सब चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सर अब आप तो उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जो देश की राजनीति में धर्म का बोलबाला चल रहा है, धर्म की हिस्सेदारी चल रही है। आप कर्नाटक के चुनाव होते हैं तो मठ में चले जाते हैं, आप गुजरात के चुनाव होते हैं तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। फिर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो प्रयागराज से वाराणसी तक की महासचिव जो है बोट यात्रा करती हैं, नाव से यात्रा करती हैं और तमाम चीज़ें। राम मंदिर को लेकर अब आप चुप हैं, ज्ञानवापी का विवाद चल रहा है उस पर पार्टी चुप है, आगरा में ताजमहल को लेकर बात हो रही है उस पर पार्टी चुप है। तो चुप्पी भी तो सहमति होती है। और एक बार किसी कवि ने कहा कि जो चुप रहेंगे विजय जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कहना चाहूँगा। जी विजय जी, यहाँ पे मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म आधारित राजनीति को कभी ना बढ़ावा दिया, ना कभी इसे मान्य किया है। जी कांग्रेस हमेशा हर धर्म, जाति, भावना, हर चीज़ का सम्मान करने का हमेशा प्रयत्न किया है और देश को एक रखने का, समाज को एक रखने का प्रयास किया है और यही कांग्रेस की पहचान है। आज अगर हिंदुस्तान और कांग्रेस की अगर सोच को आप देखें तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए कमज़ोर हो सकती है, लेकिन मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने से अगर इस चीज़ को हम धार्मिक वो समझते हैं तो ये मेरे ख्याल से ये भूल हो गई। इसका गलत परसेप्शन क्रिएट करने की एक कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ना ही सिर्फ मंदिरों में गई, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी उतनी सम्मान और उतनी भावना के साथ, जो इश्यू रहे उन पर कांग्रेस की चुप्पी जो है वो तो कुछ सवाल खड़े करती है ना। की भावना, सोच, कांग्रेस कभी भी चुप नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाया है जब कभी भी ऐसी कोई बात आई है, कोई विषय या कोई इस प्रकार का मुद्दा आया है, इस प्रकार का कोई इशू आया है, कांग्रेस ने हमेशा मजबूती के साथ और पूरे विश्वास के साथ आवाज़ उठाया है। ये अलग बात है कि कुछ मीडियाओं की मदद से, कुछ ऐसे लोगों की मदद और उससे एक परसेप्शन को बदलने का प्रयत्न हमेशा से किया जा रहा है, जो कुछ देर के लिए लोग मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी जो उसकी भौतिक और जो सोच है, कांग्रेस के जो आधार है और कांग्रेस का जो विश्वास है, उस सर्वधर्म समभाव का, एक दूसरे की मान्यताओं को, धर्म को मान्यता देना, उसका सम्मान करना, ये कांग्रेस ने पहले भी करते आए हैं और आज भी कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति को ना ही बढ़ावा दिया है, ना ही उसके प्रति कभी उसको लेकर राजनीति की है। जी। इस प्रकार का जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या कांग्रेस समाज के एकीकरण के लिए अगर कभी अपने आवाज़ को अगर धीमी रखती है तो उसका उद्देश्य होता है कि समाज में विघटन ना हो, समाज में विभाजन ना हो, लोगों में एक सौहार्दता बनी रहे, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति ना की और आगे भी कभी ना करेगी, इसका विश्वास। जी सर, आपने कांग्रेस के संगठन की चर्चा की, आप संगठन महासचिव भी हैं, संगठन से आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं और ये पूरा चिंतन ही संगठन को लेकर हो रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से संगठन ही तो थोड़ा सा हिल गया है। अब वो एक संगठन का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे आपके मित्र रहे हैं, आज हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, G23 जिसे लोग कहते हैं, तो वो G23 और कांग्रेस का संगठन में कुछ मेल मिलाप हो रहा है, ये संगम कुछ हो रहा है या उस पर कुछ सोचा जा रहा है? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये G23 ये भी एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है। जी। कांग्रेस के अंदर में G23 ऐसे नाम की ना कोई गुट है, ना इस प्रकार के कोई लोग हैं। इस बारे में, इस विषय में कांग्रेस एक हमेशा से रही है, एक मत रही है और समय समय पर जो विभिन्न मुद्दे हैं उसके ऊपर में चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और सही प्लेटफॉर्म में कांग्रेस नेतृत्व के साथ में सतत चर्चा के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन इस प्रकार का कांग्रेस में कोई विभाजन है या कोई ग्रुप है, इस चीज़ को कभी भी ना कभी कांग्रेस के अंदर में ऐसी कोई भी मान्यता ना ऐसी कोई समझ है। ये एक इस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ताकि कांग्रेस विभाजित दिखे, कांग्रेस कमज़ोर हो।
जी। लेकिन मैं बतला दूं कि कांग्रेस के नेतृत्व के में पूरी कांग्रेस एक है। लोग अपने मत, अपने विचार यहाँ पर ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से रखते हैं। इसका मतलब कांग्रेस में दुराव या कांग्रेस में विभाजन है, ये मानना गलत है। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से नहीं बच सकते, बिल्ली खा ही सकती है यदि आंखें बंद रखे। लेकिन मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आपको तय करना है। कुछ लोग कांग्रेस में लीडरशिप के बदलाव को लेकर या संगठन में लीडरशिप को चेंज करने की बात को लेकर लगातार वोकल रहे हैं, मीडिया में भी, सार्वजनिक तौर पर भी, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर भी। लेकिन पिछले 2 साल से ये लीडरशिप का इशू नहीं सुलझा है। अभी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के पास एक मजबूत अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है। और पिछले 1998 से मैं याद करूं तो 98 से अभी तक गांधी परिवार उस लीडरशिप को संभाल रहा है। मुझे लीडरशिप से परेशानी नहीं है, गांधी परिवार संभाले या कौन संभाले, आपकी पार्टी है। लेकिन क्या इस पर चर्चा हो रही है कि जो लोग लीडरशिप बदलने की बात कर रहे हैं उसकी चर्चा या चिंतन इस चिंतन शिविर में होगा? विजय जी, ये बात को मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि पिछले 2 साल जिसका आपने जिक्र किया जी, इन 2 सालों में कांग्रेस से ज़्यादा विपक्ष को और कुछ गोदी मीडिया को इस चीज़ की चिंता ज़्यादा है। जी, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस में हमेशा से नेतृत्व मजबूत रहा है। भले ही आप पिछले 2 साल का समय लें, माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन सतत दैनंदिन हर विषयों के ऊपर में उनका दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। कांग्रेस में कभी भी नेतृत्व के बारे में कोई शंका या कभी भी कन्फ्यूजन ना नहीं रहा, पहले ही रहा है ना आज है। प्रदेश का ही नहीं लेकिन पूरे देश का 99% कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कांग्रेस जन एक मत से, एकजुट से माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय सोनिया गांधी जी को अपना नेता मानते हैं। और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और जिस विश्वास के साथ आज देश में निडर होके अपनी जो भूमिका, एक विपक्ष की भूमिका और जन सामान्य की आवाज़ और मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी आज जो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, जिन युवाओं का विश्वास उन पर है, प्रदेश के और देश के सभी जो कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, एक मत से उनको अपना नेता मानते हैं। कहीं रही बात अध्यक्ष पद या उसकी औपचारिकता की, तो वो जब भी पार्टी की प्रक्रिया शुरू है, संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में औपचारिकता वो भी पूरी हो जाएगी और एकजुट से नेतृत्व के, हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूती के साथ 2024 की चुनौती में सफल होने जा रही है। सर, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्या? आपने जो बात कही है उसको मैं ये समझूं कि कांग्रेस में लीडरशिप में बदलाव की कोई संभावना नहीं है या कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं करना चाहती? देखिए, चर्चा, नेतृत्व और चर्चा, मेरे ख्याल से ये आंतरिक बाकी जो विषय हैं इसके ऊपर में सही प्लेटफॉर्म पे सही समय पर ये अक्सर से चर्चा भी होती आई है। इसके ऊपर में सर्वसामान्य से सब लोगों ने अपने मत भी रखे हुए हैं। इसके ऊपर में निर्णय जो है, चर्चा करना अलग बात है, लेकिन सामूहिक रूप से बाहर में इस चीज़ का कि इसका क्या परिणाम होगा वो मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बारे में निर्णय जो है इस सही प्लेटफॉर्म पे, उचित प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा और निर्णय लिया जाता है। आपने बात कही कि इस विषय पे, नेतृत्व के विषय पे क्या कोई कन्फ्यूजन है, तो उस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां तक के कांग्रेस में नेतृत्व का सवाल है, इस बारे में ना ही कोई विवाद है और ना ही आगे भी होगा। ऐसी कोई इस प्रकार की कोई शंका करना व्यर्थ है। मैंने कहा कि माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का अधिकांश 99% कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस का नेतृत्व इस चीज़ को मान्य करता है और आज उन पर विश्वास रखते हुए उनसे ही मार्गदर्शन लेकर और उनके ही द्वारा इस देश के अंदर में एक मजबूत पार्टी के संगठन के निर्माण में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है और आगे भी रहेगी। और इस बारे में किसी प्रकार की कोई शंका और कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर नहीं है। बाहर के लोग इस चीज़ को लेकर जरूर चिंतित हैं, बाहर के कुछ मीडिया इस चीज़ को लेकर अति चिंतित है, विपक्षी दल इसको लेकर चिंतित है। तो इस उनकी चिंता के बारे में कांग्रेस तो स्पष्ट है कि नेतृत्व जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस के अंदर में डेमोक्रेटिक तरीके से समय समय पर चर्चा होते आई है, आगे भी होती रहेगी
और उसको लेकर पार्टी के मतांतर या पार्टी में विभाजन या पार्टी में किसी प्रकार की के नेतृत्व को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, ऐसी कोई भी बात नहीं। मतलब इसका मतलब मैं यही समझूँ ना, मैं तो एक बाल सुलभ जानकारी चाहता हूँ, मेरी चिंता नहीं है, मैं केवल जानने के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि अविनाश पांडे जी जो कह रहे हैं उसकी बात पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। इसका मतलब कि गांधी परिवार की लीडरशिप में ही कांग्रेस चलेगी, यहाँ पर कोई सवाल लीडरशिप को चेंज करने का नहीं है। देखिए, लीडरशिप तो वो आज भी माननीय राहुल जी या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया जी हैं जी। तो पिछले दिनों में भी पार्टी की गतिविधि तो एक भी दिन नहीं रुकी। पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये कार्यक्रम कौन दिशा निर्देश या कार्यक्रम नेतृत्व तो कौन कर रहा है जी। ये तो सामने दिख रहा है कि आज देश के अंदर में तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य देशों में कौन घूम के किसके नेतृत्व में पार्टी का संगठन का कार्य शुरू है जी। तो उस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं समझता। जी सर, जो बात आपने की उससे जुड़ी बात एक और है कि कांग्रेस का कुछ लोगों ने कहा कि ये जो चिंतन शिविर है एक्चुअली राहुल गांधी जी के री इंट्रोडक्शन का चिंता शिविर है। मैं राहुल गांधी जी का नेतृत्व का इंट्रोडक्शन की आपको लगता है कि इस देश में और विशेष रूप से कांग्रेस में आवश्यकता है? जी। इस विषय को मैं समझता हूं कि गंभीरता से लेनी चाहिए कि जो आज देश की राजनीति और देश की परिस्थिति है और जिस प्रकार से एक दुर्दशा पिछले 8 वर्षों के एक विफल केंद्रीय जो सरकार का नेतृत्व रहा है या उनका जो कार्यकाल रहा है, उन सब चीज़ों से अगर उभरना है, अगर इस देश को इन सभी चीज़ों से, विपरीत परिस्थितियों से फिर से एक बार सामान्य स्थिति से प्रगति की ओर जाना है, तो आवश्यकता है जी कांग्रेस मजबूती से सामने आए और फिर से इस देश को एकजुट होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ, भाईचारे के साथ इस देश को आगे ले जा सके। इस विश्वास के साथ हमको जो आगे बढ़ना है उसके लिए चिंतन है जी, और ना ही किसी को इंट्रोड्यूस या उस कराने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। एक और नया डेवलपमेंट जो रहा पिछले दिनों वो था एक और बड़े नाम प्रशांत किशोर का। आपने बड़ी लंबी मीटिंग प्रशांत किशोर जी के साथ की, क्या हो गया? वो नाराज हो गए, आप नाराज हो गए, क्या हुआ? बात खत्म? मेरे ख्याल से विजय जी मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं इस विषय पे किसी प्रकार का कमेंट, क्योंकि उस प्रक्रिया में ये माननीय प्रशांत किशोर जी या इस प्रकार से अन्य सभी पार्टी के हित में सलाह मशवरा और अलग अलग सलाहकारों के साथ में पार्टी सतत बातचीत करते रहती है। उसमें मात्र सिर्फ प्रशांत किशोर जी को इतना महत्व मीडिया और उसके माध्यम से जो दिया गया, जो कि पार्टी के हित में बात करने के लिए आए थे, अपने सुझाव देने के लिए आए थे, लेकिन उसको एक मुद्दा बनाकर, उसको एक विषय बनाकर पार्टी के अंदर पार्टी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी प्रशांत किशोर जी को। आप लगातार 5, 7, 10 दिन सबने महत्व दिया दोनों। ये तो पार्टी के अंदर में ना प्रशांत किशोर जी ने इस बारे में कोई अपने नाराजगी या अपनी वो व्यक्त किया और ना पार्टी ने। दोनों बोल रहे हैं कि हम सामंजस्य से सलाह की प्रक्रिया जो चल रही है एक सलाहकार की हैसियत से, मात्र प्रशांत किशोर जी नहीं, अन्य भी जो सलाहकार हैं, अन्य भी जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, उनसे भी सलाह चलती है जी, और वो आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तो उसमें कोई प्रशांत किशोर जी को लेकर ये एक मुद्दा लेकर कांग्रेस और प्रशांत किशोर जी में कोई आगे का इस प्रकार से कोई फल हुआ, विफल हुआ, ठीक है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि फिर से एक परसेप्शन, गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश। ठीक है सर, झारखंड के आप प्रभारी भी हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ, क्या झारखंड में सरकार को संकट हो रहा है? वैसे तो आपकी चलती नहीं, वहाँ पर लोग कहते हैं कांग्रेस के जो मंत्री हैं कि सरकार में सुनवाई नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जो सरकार है, सोरेन सरकार, उस पर संकट है? देखिए, झारखंड में एक कोलिशन सरकार है और अगर कोलिशन सरकार में किसी की चले और ना चले इस प्रकार से हो तो कोलिशन सरकार नहीं चल सकती। आपसी सामंजस्य, आपसी समझौता, आपसी विश्वसनीयता के आधार पर ही कोलिशन सरकार चलती है जी, और सफलतापूर्वक पिछले 2.5 वर्षों से चल रही है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई चीज़ ना ही वहाँ पर है, और आपसी सामंजस्य के साथ में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के साथ में मिलकर ये वहाँ की सरकार चल रही है। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पिछले 3 महीनों से मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ और संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के सशक्तिकरण के लिए हमने जो कार्य शुरू किया है उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस, एक बहुत अच्छा प्रतिसाद वहाँ के लोगों में, वहाँ के नेताओं में, कार्यकर्ताओं की मेहनत से कार्य चल रहा है। और मुझे विश्वास है
की गठबंधन के एक मजबूत पार्टनर की हैसियत से आने वाले दिनों में हम 2024 की इस चुनौती को मिलकर एक सफलतापूर्वक इसमें सफलता पाएंगे। जी सर, कई लोगों ने मुझे कहा कि जहां अविनाश जी होते हैं वहां तो सरकार गिरती नहीं है। आप पहले राजस्थान के प्रभारी थे तो अशोक गहलोत जी बने रहे मुख्यमंत्री, अब आजकल आप प्रभारी नहीं है। शिविर चिंतन शिविर जो है उदयपुर में हो रहा है, तो क्या नेतृत्व परिवर्तन की संभावना आप देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया। नेतृत्व परिवर्तन, कहाँ का नेतृत्व परिवर्तन? राजस्थान में किस नेतृत्व परिवर्तन की आप बात? मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि आप जब तक थे तब तक तो मुख्यमंत्री जी सुरक्षित थे। तो सरकार माननीय, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई इशू भी है, इस प्रकार का कोई नेतृत्व के संबंध में ये उस बारे में कोई शंका करना भी मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है। एक छोटा सा सवाल सर कि 2024 की बात हो रही थी, तो क्या कांग्रेस विपक्षी नेतृत्व में, विपक्षी पार्टियों में किसी दूसरे नेता की लीडरशिप में भी गठबंधन के साथ चलने को तैयार है? ऐसा कोई विचार है? देखिए, गठबंधन कोई तैयारी और नहीं तैयारी का नहीं होता है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के धनबल और शक्ति बल, जो उनका एक बहुमत का भी एक उनने लोगों के बीच में एक राजनीतिक आतंक के वातावरण जो स्थापित किया है, अगर उससे हमको सही रूप में देश को बचाना है या उनका मुकाबला करना है, तो आज उस विचारधारा के विरोध में जितने भी समविचारिक शक्तियां हैं, पार्टियां हैं, उनको स्वाभाविक रूप है कि एक आना होगा। अगर ये सब शक्तियां मिलके, सब ताकतें मिलके, सब पार्टियां मिलके कांग्रेस की लीडरशिप में या कांग्रेस किसी दूसरे की लीडरशिप में उसका मुकाबला नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है। देखिए, लीडरशिप कोई कांग्रेस नहीं तय करती। इससे पहले भी आज देश के अंदर में 137 साल पुरानी पार्टी, जिसका पूरे देश के अंदर में आधार है, आज जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं वो स्वयं इस चीज़ को मान्य करते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी दल खड़ा नहीं हो सकता जी। लेकिन कांग्रेस हमेशा सबको साथ में लेकर, साथ में चलने की हमेशा से प्रवृत्ति रही है और आने वाले समय में इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित करके जिस प्रकार की परिस्थिति होती है वो नेतृत्व और उस समय के चर्चा के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जी, मतलब रेडी टू ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप चेतक एक्सप्रेस से दिल्ली से आज रवाना हो रहे हैं वहाँ पर उदयपुर के लिए। चेतक के लिए कहा जाता है कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता था, तो अभी कांग्रेस जो है अपने राणा की पुतली के साथ मुड़ने को तैयार है? कांग्रेस हमेशा से जो भी परिस्थिति रही उसके साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ते रही है। एक पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण चिंतन कर एक नए संकल्प के साथ में कांग्रेस आ रही है, इसमें हमको कोई भी शंका नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चिंतन शिविर के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला न्यूज़ इंडिया के लिए। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे अविनाश पांडे जी से, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर यह एक्सक्लूसिव बातचीत आप न्यूज़ इंडिया पर देख रहे थे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। हर खबर सबसे पहले यहाँ।